नमस्कार। इतिहास विषय के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज वस्तुनिष्ठ पर्सन जो बीए प्रथम वर्ष जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और उसके संबंध महाविद्यालयों में सिलेबस है उसके अनुसार प्रथम यूनिट के वस्तुनिष्ठ पर्सन उत्तर का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी भी हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री भारत आया? उत्तर, हायुनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय के समय में एक सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। ऐहोल और बादामी में, जो दक्षिण भारत में है, में मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? वातापी के चालुक्यों ने। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? वह उनके राजवंश का केंद्र था। दक्षिण भारत में वह साम्राज्य का केंद्र वातापी, जिसे बादामी भी कहते थे। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? नरवर्धन। ये पुष्यभूति वंश वही वंश है जिसको हम कई बार वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक हुआ है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी थानेश्वर। हर्षवर्धन आपको विदित रहे 606 से 647 तक लगभग उत्तरी भारत के ऊपर शासन किया और इनकी प्रथम राजधानी थानेश्वर, जिसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, उसके बाद इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। कन्नौज प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश पाल, जो बंगाल बिहार के क्षेत्र में शासन करते थे। प्रतिहार, जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में शासन करते थे। राष्ट्रकूट, जो लगभग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में दक्षिण भारत में शासन करते थे। इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ था कन्नौज को प्राप्त, यानी कि उत्तर भारत के शासन को प्राप्त करने के लिए। पाल वंश का साम्राज्य कहाँ पर था? बंगाल में। चोल वंश के प्रसिद्ध शासक थे राजेंद्र प्रथम, वह राज। किस राजवंश के संरक्षण में प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में। किस वंश के समय संरक्षण में प्राचीन काल का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ? पाल वंश। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश चोल राजवंश की विशेषताएं। तमिल भाषा को संरक्षण प्रदान किया, श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया, प्रसिद्ध शासक राजेंद्र प्रथम, शासन का केंद्र तंजौर अर्थात राजधानी। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं थी। गोपुरम। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के राज्य कवि थे? महिपाल। कल्हण की प्रसिद्ध रचना थी राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास के बारे में बताती है। विक्रमांक देवचरित का लेखक विल्हण भी बोलते हैं इसको। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज की बौद्ध धर्म सभा का सभापतित्व किसने किया था? हायुनसांग ने। यह बौद्ध धर्म के बारे में एक विस्तृत चर्चा इसके ऊपर की गई थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने। ये मालवा के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे चंदेल शासक। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? वह उनकी कांस्य प्रतिमाओं में किसकी प्रतिमा सर्वाधिक प्रसिद्ध और सुंदर थी? शैव मत को ये मानते थे और नटराज की कांस्य प्रतिमाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध और सुंदर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? सोलंकी शासकों ने। प्राचीन काल में सती प्रथा किन वर्गों में प्रमुख रूप से पाई जाती थी? शासक वर्ग में, योद्धा वर्ग में, व क्षत्रिय वर्ग में। आम वर्ग में यह बुराई इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। स्थापत्य कला के अंतर्गत उड़ीसा में किस शैली का विकास हुआ? स्थापत्य कला अथवा भवन निर्माण कला, जिसमें किले, मंदिर, दरवाजे, ये इस तरह के सब निर्माण होता था। विशुद्ध नागर शैली। इसी तरह की एक शैली
जो दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, उसको बेसर शैली या राज शैली के नाम से भी मानते हैं। ये शैलियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही हैं स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के मामले में, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। इतिहास का पूर्व मध्यकाल जो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है में उच्च अध्ययन के लिए कौन कौन से शिक्षा केंद्र थे? विक्रमशिला, जिसका अभी जिक्र आया था, पाल शासकों के समय में ये बना था और ये बंगाल में है, बिहार में। नालंदा जो बिहार में है। तक्षशिला यह आजकल लाहौर से थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान में है तक्षशिला। विदिशा जो मध्य प्रदेश में है। लेकिन इनमें नालंदा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र अर्थात हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय इन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारत मंजरी व रामायण मंजरी के लेखक का नाम क्षेमेंद्र। जयदेव की रचना का नाम गीत गोविंद। त्रिविक्रम भट्ट की रचनाओं के नाम नल चंपू, दमयंती कथा, मादलसा चंपू। ये संस्कृत में है। यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ता है तो वो ज़रूर इनके बारे में पढ़ेगा, नल चंपू, दमयंती, इनके बारे में। बाणभट्ट व हायुनसांग किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। विदित रहे बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी और हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में लिखा। हायुनसांग ने सीयूकी लिखी जो चीनी यात्री था, और वो हर्षवर्धन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ काफ़ी विस्तार से उसने लिखा। और यहाँ भारत में वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। शासक हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अर्थात हर्षवर्धन एक कवि भी था, लेखक भी था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? अभी जैसे ऊपर आया था हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? प्रयाग में। इनमें से बताना ABCD में से। एक महान रोमानी नाटक रोमांटिक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, क्योंकि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, बाकी 3 नाटक ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हायुनसांग के सम्मान में। हायुनसांग का जो रुतबा था, कद था, वो हर्षवर्धन के लिए एक बहुत बड़ा रुतबा था। बहुत बड़े विद्वान इसको मानते थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी? दंती दुर्ग। ये दक्षिण भारत का राजवंश है राष्ट्रकूट। जैसे इसके बारे में लिखा है व्याख्या, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के उत्कर्ष का प्रारंभ दंती दुर्ग द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का राज्य वंश अपने आप को सत्यकी के वंशज के रूप में, सत्यकी वंशज जो एक पॉपुलर रहा है, उसके साथ जोड़ता है अपने आप को? राष्ट्रकूट। निम्नलिखित का मिलान करें। सेट 1 है जैसे विजय पैचोलेश्वर, बल सुब्रमण्यम, कोरनागनन, तिरुवालेश्वरम, और सेट 2 है विजयालय, आदित्य प्रथम, वर्तक प्रथम, राजरज्जा प्रथम। तो इसमें उत्तर पे हम सीधे चले जाते हैं। जो विजय पलोचेश्वर है, ये विजय पलोचेश्वर, बलसु सुब्रमण्यम आदित्य प्रथम, कोरनानयन गणन वर्तक प्रथम, और जो तिरुवालेश्वरम है राजरज्जा प्रथम। ये दक्षिण भारत का नोमेनक्लेचर है, काफ़ी एक मुश्किल है जिसको हम ज़्यादातर हिस्ट्री में इग्नोर करते हैं। ये कथन है कुछ, इन पर आप देखिए कि कौन सा सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज था, इसको प्राप्त करने के लिए चारों तरफ से, क्योंकि अगर कन्नौज, ये माना जाता था कन्नौज एक ऐसी जगह था जो
सभी तरह के चारों तरफ के आक्रमणों से सुरक्षित था। कन्नौज के आसपास का कृषि क्षेत्र धन धान्य क्षेत्र था। पानी सिंचाई के हिसाब से भी ये बहुत एक अच्छा क्षेत्र माना जाता था। तो इसको और ये भी माना जाता था कि यदि भारत के ऊपर बृहत भारत के ऊपर शासन करना है तो कन्नौज को राजधानी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए संघर्ष हुआ है। बंगाल की तरफ से पाल वंश और जो प्रतिहार है ये राजस्थान और गुजरात की तरफ क्षेत्र पर राज करते थे। और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, ये तीनों में संघर्ष हुआ, बार बार युद्ध हुए। तो इसमें उत्तर आ ही गया है। तो पहला कथन है इसमें, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। ओके, कुछ हद तक ठीक है। गुजरात एवं राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल के बीच में होने वाला संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आंसर है, बोथ 1 और 2 कथन जो दोनों ठीक है। तो इसी तरह से ये वही व्याख्या जो अभी मैंने जिक्र किया था। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर पर शासन नहीं किया था? तो इसमें सेन शासक हैं, जो सेन थे उन्होंने, बाकी कश्मीर के वंशों पर करकोटा, उत्पल, लोहर्ष। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ये शासक था पाल वंश का, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये इसकी स्थापना बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था, वहाँ इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने एक कविता मदरा माही विजय की रचना की थी? तो इसमें वकपति राज, ये बड़ी प्रसिद्ध है रचना। निम्नलिखित में से किसने पाल शासकों को रोहना नाम दिया था? तो ये सुलेमान 8वीं शताब्दी में भारत आया था और ये खासकर मध्य प्रदेश के राजा भोज के दरबार में भी इसने कुछ समय लगाया। तो ये बोलता है पाल शासकों को रोहना, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। सुलेमान एक अरबी व्यापारी था जिसने पाल शासकों को अपने किताब में रोहना लिखा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्थानीय सब सरकार की रचना की थी? जैसे आजकल गाँव में आप देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम है, तो सब शासन की बात करते हैं। तो ये चोल राजवंश, इसकी व्याख्या है, देखिए। चोल साम्राज्य का अभ्युदय 9वीं शताब्दी में हुआ। दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग, ज़्यादातर दक्षिण डेक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के भाग को लेते हैं, ज़्यादातर क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। लेकिन था तो ये डिक्टेटरशिप राजतंत्रात्मक, लेकिन इन्होंने स्थानीय लेवल पे जो ये स्वराज की बात करते हैं, पंचायती राज की, सबसे पहले इन्होंने लागू किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विख्यात मंदिर अलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश, ये बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। कैलाश मंदिर है, अलोरा का मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर याद रखें इतिहास के विद्यार्थी। जैसे थोड़ा सा एक अलग से डिटेल इसकी दी गई है। विख्यात मंदिर अलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश का शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया था। बड़ौदा अभिलेख, ये बड़ा पॉपुलर है दक्षिण भारत में, जैसे ऐहोल का है, बड़ौदा का अभिलेख है। इस मंदिर की भव्यता का वर्णन इसमें मिलता है। 10 अवतार मंदिर में 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है। इनके जैन मंदिर 5 मंजिले हैं। इनमें इंद्र महासभा, छोटा कैलाश और जगन्नाथ सभा का प्रमुख है। ये मतलब मंदिरों की विशेषता बता रहा है। गंगे कोड चोलपुरम का, ये दक्षिण भारत में है, का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र चोल। चोल तो जुड़ा हुआ है इसमें साथ में, लेकिन राजेंद्र चोल ये बड़ा पॉपुलर शासक हुआ है चोल वंश का। तंजौर जो चोलों की राजधानी थी, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को।
प्रसिद्ध कलाविद फर्गूसन, जिसने आर्किटेक्चर के ऊपर लिखा है। आर्किटेक्चर का मतलब कि कोई भी पुराना भवन है उसकी विशेषताओं के बारे में इसने भारत में आकर भ्रमण करके लिखा है। प्रसिद्ध कलाविद फर्गूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। एक विशेषता बता रहा है कि इनके जो थीम थे वो तो वैसे ही बिना कोई ज़्यादा बड़ी सोच उसमें नहीं लगाई, लेकिन बनाने का तरीके की प्रशंसा करता है। चोल स्थापत्य कला की। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, यानी कि चीन में भी इनके व्यापारिक दूत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भेजे थे, जिनमें ये सभी हैं जो चोल शासक हैं। राजराज बड़ा पॉपुलर शासक हुआ है। इसके मंदिर निर्माण शैली की इतनी बड़ी विशेषता थी कि इसके समय में जो बने हैं तो उस शैली का नाम ही राजराज शैली दे दिया गया था। राजेंद्र चोल बड़ा प्रसिद्ध रहा है। कुलोतुंग चोल, ये सभी शासकों ने चीन में अपने व्यापारिक दूत भेजे थे। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी नाम है ये। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, जो राज्य की भूमि होती थी सरकार की, तो प्रभु मान्यम। चोल काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था कुलुंज। प्रया का अर्थ होता था अछूत। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र चोल के समय में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। विद्यार्थी ज़रूर परीक्षा के हिसाब से भी तैयारी करें और इनको आगे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बार बार देखते रहें। धन्यवाद।